गुड इवनिंग दोस्तों, आपका स्वागत है की जरा ऑफिशियल चैनल पर। जैसे कि थोड़े दिन पहले अपने एक न्यूज़ कवर की थी, तो डीपीसी के कारण रेट के जो पोस्ट पर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की जो कर्मचारी चयन बोर्ड बात कर रहा था, तो अब एक और न्यूज़ आ रही है, आपने देखी होगी सबने। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा जो डीपीसी की अधिसूचना 2 दिन पहले जारी की, आपने देखी होगी ये न्यूज़। इसकी सूचना को अपन बेस मानते हुए बात करें तो सरकार थर्ड ग्रेड एग्जाम करवाने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। जो भी वीडियो देख रहा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपके आने वाला वीडियो के जो नोटिफिकेशन है आपको समय पर मिल सके। ठीक है, तो बात करते हैं अपन राजस्थान के जो भी अध्यापक भर्ती से जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं या फिर बेरोजगारी साथी है मेरे। जो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय है ने एक प्रेस नोट जारी किया, जिसमें तृतीय में थर्ड ग्रेड की डीपीसी के संबंध में, तृतीय श्रेणी अध्यापक के वरिष्ठ अध्यापक के डीपीसी के संबंध में। तो आपके जो डीपीसी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के जो क्लियरेंस दिया है, इसका मतलब है कि अगर डीपीसी कोर्ट में क्लियरेंस मिल जाता है तो पोस्ट 100% बढ़ेगी। ठीक है, और एग्जाम पॉसिबल है कि थोड़ा आगे बढ़ सकता है। टाइटल में क्या कर दिया, क्लियर कर दिया है कि तृतीय श्रेणी अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक पद पर डीपीसी के संबंध में इसने टाइटल में क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो जो भी आपके एल सेकेंड के जो पोस्ट हैं, जो का मतलब डीपीसी से भरी जानी है 25,000 जो पोस्ट हैं, तो वो खाली हो जाएगी। इसी के खाली होते ही क्या होगा, तो सामान्य शिक्षा की लेवल सेकंड की पोस्ट में इजाफा होगा। और इसे क्लियरली बोला है कि तृतीय श्रेणी अध्यापक श्रेणी वरिष्ठ अध्यापक पद जो पद की डीपीसी हेतु मान्य न्यायालय द्वारा प्रदत्त स्थगन की पालना में कुल 4 वर्षों से जो डीपीसी लंबित है, इस उक्त पदोन्नति के संबंध में बीकानेर मंडल में संबंधित जो संवर्ग के कार्यरत कार्मिक हैं, गत 7 वर्षों की वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट एपीआर जो भरते हैं अध्यापक अपने कार्यालय स्तर पर एग्जाई करके एपीआर को असेसमेंट इस कार्यालय को प्रस्तुत करावे, ताकि आगामी आवश्यक कार्यवाही समय पर पूर्ण कर ली जाए। ठीक है, यह बोला गया है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के द्वारा। अतः उक्त पत्र में संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त संवर्ग की डीपीसी संबंधित कार्य हेतु चाहे गई एपीआर डीपीसी संबंधी कार्य हेतु एपीआर आगामी 7 दिवस में इस कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर दिनांक 4/11/2025 को उपलब्ध करावें। और एपीएआर के अभाव में यदि किसी कार्मिक की डीपीसी में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो समस्त जिम्मेदारी उस संबंधित पक्ष की रहेगी, मतलब उस व्यक्ति की रहेगी जो एपीआर उपलब्ध नहीं करा रहा है। तो निदेशक महोदय के निर्देशानुसार कार्यालय में डीपीसी एवं एपीआर के बकाया कार्य को त्वरित एवं पूर्ण रूप से संपादित किया जाना है। ठीक है, तो ये सर्वोच्च प्राथमिकता देवे, मतलब ये मतलब अधिसूचना जारी की है किसने, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के द्वारा। इसमें क्लियरली बोल दिया गया सरकार पूरे तरीके से तैयार है, इसलिए आपको तैयारी जारी रखनी है, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है, मतलब डीपीसी होते ही, मतलब कोर्ट से क्लियरेंस मिलते ही डायरेक्ट आपके पोस्ट में इजाफा देखने को मिल सकता है सेकंड लेवल वालों के। ठीक है, सामान्य शिक्षा के सेकंड लेवल वालों के। और जो आपके, तो आज के आपके वीडियो को चालू करते हैं हिस्ट्री एमसीक्यूज के। आज के आपका रिट मेंस एग्जाम 2026 में हिस्ट्री शॉर्ट नोट्स विद एमसीक्यूज के साथ आज का आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा। चौहान शासक के द्वारा पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया गया था। आपको पूछा गया है कौन से चौहान शासक के द्वारा पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराया गया। वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, अनुराज के द्वारा। किसके द्वारा, आनाजी या फिर अनुराज के द्वारा करवाया गया था। आनाजी बोलते हैं, इनका उपनाम क्या है, आनाजी। इसका अनुराज का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, खत्तर गज के अनुयायी को भूमिदान, मतलब कौन से शासक के द्वारा भूमिदान किया गया था। खत्तर गज के अनुयायियों को किस शासक ने भूमि अनुदान की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा, किसके द्वारा की गई थी, खत्तर गज के जो अनुयायी थे अनुराज के द्वारा उनको भूमिदान की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुराज के दरबारी विद्वान कौन है, आपको पता होना चाहिए, देवबोध और धर्मघोष। देवबोध और धर्मघोष, धर्मघोष दो इसके दरबारी विद्वान थे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और खत्तर गज के अनुयायी को किसने भूमिदान की थी, अनुराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका तीसरा, किस शासक के काल में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज अजमेर अपनी कर्मस्थली खानका बनाया। कौन से शासक के काल में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज अजमेर अपनी कर्मस्थली और खानका बनाया। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, किसके काल में आए थे ये अजमेर, पृथ्वीराज तृतीय के काल में, पृथ्वीराज थर्ड के समय आए थे ये भारत में, और अजमेर को अपने कर्मस्थली बनाया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कौन से शासक ने दिग्विजय नीति का प्रयोग करते हुए, कौन सा शासक था जो दिग्विजय नीति का प्रयोग करते हुए भीमरस यूपी के अर्जुन और मालवा के शासक परमार भोज को और मेवाड़ के जो शासक थे समर सिंह को पराजित किया था। ऐसे कौन से शासक थे दिग्विजय नीति का प्रयोग करते हुए भीमरस यूपी के अर्जुन को परास्त किया था, और मालवा के शासक परमार भोज को पराजित किया था, और मेवाड़ के समर सिंह को पराजित किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, हमीरदेव चौहान ने क्या किया था, इन तीनों को हराया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में और क्या बताना चाहिए, इसने 34 खंभों की छतरी, 32 खंभों की, 34 नहीं 32 खंभों की छतरी का निर्माण कराया था इसके पिताजी की याद में। किनके, न्याय की छतरी का निर्माण कराया था किसने, रणथंभौर दुर्ग में हमीर सिंह सिसोदिया ने। ठीक है, मतलब हमीर सिंह चौहान ने 32 खंभों की छतरी का निर्माण कराया था। कहाँ पर, रणथंभौर दुर्ग में, और पिता जयद्रथ सिंह की 32 वर्षों के शासन की स्मृति में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और पद्मनाथ तालाब का निर्माण भी कराया था रणथंभौर दुर्ग में, पद्मनाथ तालाब। और हमीर देव ने दिग्विजय नीति का प्रयोग करते हुए किनको हराया था,
ये आपके लिए भीमरस यूपी के अर्जुन को, मालवा के शासक परमार भोज को और मेवाड़ के समर सिंह को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, खिलजी के रणथंभौर आक्रमण का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? खिलजी का, अलाउद्दीन जो खिलजी है इसके रणथंभौर पर आक्रमण करने का उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका पूछा गया आपको प्रश्न। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ? अमीरा कवित नहीं, अमीर रिवायत नहीं, खजाइन उल फतू में। किसे मिलता है? खजाइन उल फतू अमीर खुसरो का जो उसमें मिलता है। अमीर खुसरो इसका दरबारी विद्वान था, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें मिलती है इसकी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से विश्व का सबसे दीर्घकालिक वंश किसको माना गया? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सोहान वंश नहीं, गुहिल वंश। क्या हो जाएगा? गुहिल वंश, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। और गुहिल वंश की स्थापना कब हुई थी? 567 ईस्वी में। कब हुई थी? 567 ईस्वी में, आपको बताना चाहिए। और मेवाड़ शासित वंश है ये। कौन सा है? मेवाड़ में शासित वंश था जो गुहिल वंश। तो ये सबसे दीर्घकालिक, विश्व का सबसे दीर्घकालिक वंश इसको माना गया है, ठीक है। और संस्थापक कौन था? आदिपुरुष गुहिल वंश का गुहादित्य। कौन था? गुहादित्य इसका वास्तविक संस्थापक था। गुहादित्य, फिर इसको बोलते थे गुहिलादित्य। गुहिलादित्य, गुहिलादित्य माना जाता है। इसका आदिपुरुष या मूल पुरुष जो संस्थापक जो भी बोला आप, ठीक है। और वास्तविक संस्थापक किसको मानते हैं? बप्पा रावल को। वास्तविक संस्थापक कौन है गुहिल वंश का? बप्पा रावल। बप्पा रावल क्या हो जाएगा इसका? वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएगा? बप्पा रावल। बप्पा रावल वास्तविक संस्थापक हो जाएगा। वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक कौन है इसका? बप्पा रावल। वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल हो जाएगा, ठीक है। जो भी इसके बारे में इर्द गिर्द जो भी प्रश्न बन सकते हैं मैंने बता दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूताला का युद्ध किसके मध्य हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में हुआ था। जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1227 में। कब हुआ था? 1227 में। इसके मध्य जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में भूताला का युद्ध हुआ था, ठीक है। 1234 भी लिखा आता है, 1234। दो ऑप्शन आ सकते हैं आपके, मिल सकते हैं। दो ऑप्शन में आपके 1227 मिल सकता है और 1234 मिल सकता है, दोनों में अलग अलग है। जो किसकी विजय हुई थी इसमें? भूताला का युद्ध में जैत्र सिंह की जीत हुई थी, मतलब इल्तुतमिश को पराजित किया था जैत्र सिंह ने। और क्या बताना चाहिए इसके बारे में? और इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? जयसिंह सूरी की रचना जो हमीर मदमर्दन है, हमीर मदमर्दन, मदमर्दन, हमीर मदमर्दन में मिलती है। हमीर मदमर्दन, मदमर्दन में इसकी जानकारी मिलती है भूताला के युद्ध की, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने याद करवाया। इस आक्रमण के समय इल्तुतमिश ने मेवाड़ की जो राजधानी थी नागदा को तबाह कर दिया था, ठीक है। नष्ट कर दिया था, मतलब नागदा को क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा, इस युद्ध के बाद, ठीक है। ये आपको इसके प्रश्न जो बन सकते हैं मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, 1299 में गुजरात आक्रमण पर जाने वाली अलाउद्दीन खिलजी की शाही सेना पर 1299 में गुजरात आक्रमण पर जाने वाली अलाउद्दीन खिलजी एक की शाही सेना पर मेवाड़ प्रवेश पर किस शासक के द्वारा कर वसूल, मतलब टैक्स वसूल किया था? कौन सा शासक था मेवाड़ में जो कि शाही सेना, मतलब अलाउद्दीन खिलजी की शाही सेना पर टैक्स वसूल किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हमीर देव चौहान नहीं, रावल तेज सिंह नहीं, हमीर देव चौहान नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ? रावल समर सिंह। क्या हो जाएगा? रावल समर सिंह ने क्या किया था? टैक्स वसूल किया था एक की शाही सेना पर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। और क्या बताना चाहिए समर सिंह के बारे में? रणथंभौर के हमीर चौहान ने इसको क्या किया था? पराजित किया था, ठीक है, हम समर सिंह को। और कर वसूल किया था किसने? रणथंभौर हमीर चौहान ने। अभी बताया था थोड़ा पिछले प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, सिंगोली का युद्ध हमीर सिंह सिसोदिया ने दिल्ली के किस सुल्तान को पराजित किया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ? सिंगोली का जो युद्ध कहाँ हुआ था? बांसवाड़ा में। कब हुआ था? बांसवाड़ा में हुआ था। और कब हुआ था? बांसवाड़ा में 1336 में। किसके मध्य हुआ था? हमीर सिंह सिसोदिया और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में, ठीक है। और पराजित किस कौन हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोनों चीज़ें जो पता होना चाहिए आपको बता दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, उत्तराधिकारी के संघर्ष में, उत्तराधिकारी के संघर्ष में किसने सांगा के राणा बनने की भविष्यवाणी की थी? उत्तराधिकारी के संघर्ष में किसने राणा सांगा के, मतलब सांगा को, सांगा जो होता है मतलब सांगा, सांगा है इसकी राणा बनने की भविष्यवाणी किसने की थी? बताओ। इनका सही आंसर हो जाएगा आपका मिरी छावनी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। मिरी छावनी के द्वारा सांगा के, मतलब संग्राम सिंह के राणा बनने की भविष्यवाणी की थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका सही आंसर। इसके इसके इर्द गिर्द क्या पता होना चाहिए अपने को? इसके आसपास जो भी अपने को, इसके आसपास जो प्रश्न बन सकते हैं, मतलब इससे संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं इसके बारे में अपने को क्या पता होना चाहिए? भीमल गाँव की जो मेरी छावनी थी, मतलब कपासन माता की पुजारी जिसका नाम था मेरी छावनी ने संग्राम सिंह के राणा बनने की भविष्यवाणी की। इसके अलावा जो इसके मतलब जो शासक थे, किसके? सांगा के जो शासक थे सारंग देव और सेवंतरी गाँव के, जो अपने राजसमंद में बीदा जयमल मारे गए थे इसके युद्ध में, मतलब सांगा के साथ में थे उनके जो इसके भाई के द्वारा इनको मार दिया गया था। कौन कौन थे इसके भाई? इनका भाई कौन था? पृथ्वीराज सिसोदिया। और इनका भाई कौन था? पृथ्वीराज सिसोदिया और जयमल के द्वारा उनको मार दिया था। किसको? सारंग देव और उनके सच्चा को, और बीदा जयमल जो कि सेवंतरी गाँव के राजसमंद के रहने वाले थे, ठीक है। और संग्राम सिंह की सहायता किसने की थी? भागकर अजमेर ले जाया गया, मतलब करमचंद पवार के पास रहते थे। कहाँ पे?
और संग्राम सिंह भागकर अजमेर के कहाँ चले गए थे? करमचंद पवार के घर। करमचंद पवार के पास शरण ली थी। पवार जब राणा बनने के बाद इसने करमचंद पवार को मेवाड़ का शासक बनने के बाद उन्होंने किसको अजमेर की जागीर दी थी? किसने? संगा ने अजमेर की जागीर किसको दी थी? करमचंद पवार को अजमेर की जागीर प्रदान की और अजमेर की जागीर प्रदान की और रावत की उपाधि दी। रावत की उपाधि किसने दी थी? संगा ने। किसको? करमचंद पवार को। इन्होंने मतलब इस पर करमचंद पवार के घर पर क्या ली थी? करमचंद पवार के पास उन्होंने शरण ली थी इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा के साथ किसने विश्वासघात किया था? इसका सही आंसर क्या जगह बताओ। खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा के साथ किसने विश्वासघात किया था? खानजादा, नागौर का जो खानजादा था और जो कौन था? रायसेन एमपी का जो सहलदित अवर था, उसने क्या कहते हैं इसके मतलब उन्होंने सांगा के साथ विश्वासघात किया था। ठीक है, मतलब बाबर की सहायता की थी उन्होंने अंदर रहते हुए। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी नहीं है इसमें, हसन का नहीं है। और कौन था? सलहदी तवर, दो जने थे। ठीक है, दोनों ही विश्वासघाती थे। और ये खानजादा कहाँ का रहने वाला था? नागौर का। और रायसेन एमपी का कौन था? सलहदी तवर। और इसके आसपास क्या पता होना चाहिए बताओ। इसने सांगा ने कौन सी युद्ध जो खानवा के युद्ध में कौन सी युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था? पाती पेरवन पद्धति का प्रयोग किया था। पाती पेरवन। और जो बाबर था उसने कौन से युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था? तुगलुमा पद्धति। कौन सी? तुगलुमा पद्धति। ठीक है, जो कि कौन सी थी? उज्बेकों से सीखी थी इन्होंने। ठीक है, जो अपने था ना, तुगलुमा पद्धति का उपयोग किया था। किसने प्रयोग किया था? बाबर ने। और पाती पेरवन का प्रयोग किया था महाराणा सांगा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, महाराणा प्रताप का प्रारंभिक राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? आपको पूछा गया है महाराणा प्रताप का प्रारंभिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका महादेव बावड़ी गोगुंदा में। ठीक है, महादेव बावड़ी गोगुंदा में। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा महादेव बावड़ी गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था प्रारंभिक। दाह संस्कार करने गए थे इनके पिताजी उदय सिंह का, तो वहाँ पर भी इनका क्या किया था? प्रारंभिक राज्याभिषेक कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका हल्दी घाटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हल्दी घाटी के युद्ध के समय महाराणा प्रताप के अपना शस्त्रागार कहाँ पर बनाया गया था? हल्दी घाटी के युद्ध के समय महाराणा प्रताप ने अपना शस्त्रागार कहाँ पर बनाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मायरा की गुफा उदयपुर में। कहाँ? मायरा की गुफा उदयपुर में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध के समय कहाँ पर अपना शस्त्रागार मायरा की गुफा उदयपुर में बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका महाराणा प्रताप के खिलाफ अकबर का अंतिम सैनिक अभियान किसके माध्यम से भेजा गया था? मतलब अंतिम लास्ट में कौन ले गया था? तो महाराणा प्रताप के खिलाफ अकबर का अंतिम सैनिक अभियान किसके माध्यम से भेजा था? लास्ट सैनिक अभियान। इसका सही आंसर हो जाएगा जगन्नाथ कछुआ के द्वारा। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका महाराणा कुंभा के विरुद्ध चंपानेर की संधि कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1456 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा। महाराणा कुंभा के विरुद्ध चंपानेर की संधि कब हुई थी? 1456 में। और किसके कब हुई थी? 1456 में किसके बीच में हुई थी? मोहम्मद खिलजी फर्स्ट और गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच में हुई थी चंपानेर संधि। इस संधि में यह तय किया गया था कि दोनों शासक मिलकर कुंभा पर आक्रमण करेंगे और इसको हराकर जो अपन राज्य को बांट लेंगे। यह इनकी संधि हुई थी किसके मध्य? मोहम्मद खिलजी फर्स्ट और गुजरात के जो कुतुबुद्दीन था उनके दोनों के मध्य चंपानेर की संधि। नेक्स्ट हो जाएगा आपका राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर उसे अपनी राजधानी बनाया था? राठौड़ वंश का कौन सा राजा था जिसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर उसे अपनी राजधानी बनाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा रावचूड़ा। ऑप्शन नंबर डी का इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका फारसी इतिहासकार किस राठौड़ शासक को फारसी इतिहासकारों ने किस राठौड़ शासक को हसमत वाला शासक की उपाधि प्रदान की? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। राम मालदेव को क्या कहा था? हसमत वाला शासक फारसी इतिहासकारों ने। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गिरी सुमल का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? गिरी सुमल का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था जहाँ की राम मालदेव भाग गए थे वापिस? ठीक है, अफवाह के कारण क्या राम मालदेव वापिस लौट गए थे अपने राज्य। तो किसके मध्य हुआ था? राम मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य। ठीक है, तो राम मालदेव की क्या हुई थी? पराजित हुई थी। राम मालदेव हार गए थे और शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका मारवाड़ का बुला बिसरा शासक किसको कहा जाता है? मारवाड़ का बुला बिसरा शासक किसको कहा जाता है? द फॉरगेटन हीरो ऑफ मारवाड़। मारवाड़ का बुला बिसरा शासक किसको कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रावचंद्र सेन। क्या हो जाएगा? रावचंद्र सेन। ऑप्शन नंबर बी का इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बिठाने में सहयोग किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बिठाने में सहयोग दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अजीत सिंह। क्या हो जाएगा? अजीत सिंह। ऑप्शन नंबर डी का इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका इसके शॉर्ट नोट्स।
ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका अनोराज, जो कि किसका पुत्र है, अजयराज का। क्या जगह अनोराज का जो समय पीरियड क्या था, 1133 से 1155। उपनाम क्या था इसका, अनाजी, लिखवाया था मैंने। अनोराज का उपनाम है आपके अनाजी। नाग पहाड़ तारागढ़ पहाड़ी के बीच में आनासागर झील का निर्माण कराया, किसने बताओ, अनोराज ने। किसने, इंपोर्टेंट है। और कब किया था, 1135 से 1137 में अनाज जी ने करवाया था इसका निर्माण। नेक्स्ट हो जाएगा आपका निर्माण और मूर्ति वराह मंदिर का निर्माण किसने कराया था, निर्माण वराह मंदिर का निर्माण कराया था अनाजी चौहान ने। ठीक है, अनोराज ने मतलब 12वीं शताब्दी में कराया था। इसी मूर्ति को जहांगीर द्वारा पुष्कर झील में फेंकवा दिया गया था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछ सकते हैं। 71 गज के अनुयायी को भूमि दान दी गई थी, किसके द्वारा, अनोराज के द्वारा। और अनोराज के दरबारी विद्वान कौन थे, देवबोध और धर्मघोष। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका मेरुतिंग की जो रचना है, मेरुतिंग की रचना प्रबंध चिंतामणि के अनुसार, मेरुतिंग की रचना। नेक्स्ट हो जाएगा मेरुतिंग की रचना प्रबंध चिंतामणि के अनुसार अनोराज एवं कुमारपाल के मध्य संघर्ष का कारण कौन था, अनोराज को माना गया है। किसको माना गया है, संघर्ष का कारण माना गया है अनोराज को। ठीक है, मेरुतिंग की रचना प्रबंध चिंतामणि के अनुसार अनोराज को कुमारपाल के मध्य संघर्ष का कारण कौन था, अनोराज था। 1155 ईस्वी में जगदेव ने अपने पिता अनोराज की हत्या कर दी। किसने, जगदेव ने अपने पिता 1155 में अपने पिता अनाजी की हत्या कर दी। जगदेव को ही चौहानों का पितृहंता कहते हैं। जगदेव को क्या बोलते हैं, चौहानों का पितृहंता। और प्रतिहारों का पितृहंता मीर भोजो राजस्थान का प्रथम पितृहंता के रूप में जाना जाता है इसको। नेक्स्ट हो जाएगा मेवाड़ का पितृहंता कौन था, उदा, जिसने किसकी मृत्यु कर दी, जिसने किसको मार दिया था, कुंभा को। किसने, कुंभा को मार दिया था उदा ने। मेवाड़ का पितृहंता उदा को मारा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका मारवाड़ के पितृहंता राव मालदेव, जिन्होंने अपने पिता राव गंगा क्या है, जिन्होंने अपने पिता राव गंगा की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विग्रहराज चतुर्थ के बारे में हम 1158 से कौन आया था, 1163 तक आपके विग्रहराज चतुर्थ रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। चौहानों का स्वर्णकाल किसको माना जाता है, विग्रहराज चतुर्थ को। चौहानों का स्वर्णकाल किसके टाइम पीरियड को माना जाता है, विग्रहराज चतुर्थ। नेक्स्ट हो जाएगा आपका इसकी उपाधि हो जाएगी बिसलदेव और कवि बांधव। ठीक है, कटिबंधु, जो कि विद्वानों को आश्रयता बोलते हैं इसको। इस उपाधि का उल्लेख आपके जैन की जो रचना है पृथ्वीराज विजय में मिलती है। और स्थापत्य विकास हो जाएगा इसका, बिसलपुर कस्बा बसाया था इसने, और बिसल सागर तालाब का निर्माण कराया। आज वर्तमान में क्या हो रहा है, जयपुर अपने आसपास वाले, जयपुर के आसपास वाला क्षेत्र जो भी अपने अजमेर है, टोंक है, इसमें जलापूर्ति की जाती है। सही। नेक्स्ट हो जाएगा आपका अजमेर में संस्कृत पाठशाला का सरस्वती मतलब अजमेर में संस्कृत पाठशाला सरस्वती कंठाभरण का निर्माण इन्होंने कराया था 1963 में। इसकी दीवारों पर हरिकेली नाटक की पंक्तियां लिखवाई है, जिसमें शिव और अर्जुन का उल्लेख मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। और कुछ इसकी कुछ पंक्तियां हैं जो कि आपके हरिकेली नाटक की ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की समाधि पर लिखी हुई है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपको, इससे रिलेटेड, इसलिए मैंने यहाँ पे साइड में इसको लिख दिया है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में साहित्य सम्मेलन का आयोजन करवाया था। इसने विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में साहित्य सम्मेलन का आयोजन करवाया था, जिसका अध्यक्ष सोमदेव को, इसके दरबारी विद्वान को बनाया था। इसका अध्यक्ष किसको बनाया था, सोमदेव को, इसका दरबारी विद्वान था इसका विग्रहराज चतुर्थ का। ठीक है, इन्होंने अजमेर में अपना साहित्य सम्मेलन का आयोजन करवाया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका सोमदेव द्वारा संस्कृत भाषा में ललित विग्रह नाटक लिखा था। और जो आपके विग्रह चतुर्थ ने कौन सा लिखा था, हरिकेली नाटक। कौन सा, हरिकेली नाटक विग्रह चतुर्थ के द्वारा। और सोमदेव उनके जो दरबारी विद्वान थे, उन्होंने द्वारा संस्कृत भाषा में ललित विग्रहराज नाटक की रचना की। और इंद्रपुर की राजकुमारी इंद्र देवी राजकुमारी देवल देवी और विग्रहराज के मध्य काल्पनिक प्रेम का उल्लेख मिलता है किसमें, ललित विग्रहराज नाटक में। और इसके अनुसार विग्रहराज ने लाहौर के शासक जो खुसरो शाह है, इसको पराजित करने का भी उल्लेख मिलता है किसमें, ललित विग्रहराज नाटक में। और नरपति नालहा विसलदेव राठौर का उल्लेख मिलता है, नरपति नालहा में, किसमें, नरपति नालहा, जिसके द्वारा विसलदेव राठौर की मतलब रचना की थी। नेक्स्ट हो जाएगा आपका विग्रहराज ने दिल्ली के शासक अनकपाल तोमर को पराजित किया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इसकी जानकारी कहाँ पर मिलती है, दिल्ली से स्थित शिवालिक स्तंभ लेख में मिलती है 1117 में। कहाँ पर मिलती है, 1117 में जी, शिवालिक स्तंभ लेख में मिलती है। किसकी जानकारी, विग्रहराज के दिल्ली के शासक अनकपाल तोमर को पराजित करने का उल्लेख मिलता है किसमें, शिवालिक स्तंभ लेख 1170 लेख में मिलता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका दिल्ली पर अधिकार करने वाला विग्रहराज चौहान वंश का प्रथम शासक राजा था। दिल्ली पर अधिकार करने वाला विग्रहराज चौहान वंश का प्रथम राजा था, दिल्ली पर अधिकार करने वाला। और विग्रहराज ने चौहान चालुक्य संघर्ष के दौरान कुमारपाल चालुक्य को पराजित किया, नागौर पाली जालौर को अधिकार कर लिया था। इंपोर्टेंट है, विग्रहराज ने चौहान चालुक्य संघर्ष के दौरान कुमारपाल चालुक्य को पराजित कर नागौर पाली जालौर पर अधिकार कर लिया था। इंपोर्टेंट है। किलहॉर्न ने विग्रहराज की तुलना कालिदास और भवभूति जैसे विद्वानों से की। किसने, किलहॉर्न ने। इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका जैन आचार्य धर्मघोष सूरी के प्रभाव में आकर विग्रहराज ने पशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया। पशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया था हमने। ठीक है, तो ये भी लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक शेयर कमेंट करते रहे, लाइक शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करना।
सोमेश्वर चौहान 1168 से 1177। अनुराज व एम कांचन देवी का पुत्र था। कौन था? अनुराज एम कांचन देवी का पुत्र था सोमेश्वर चौहान। ठीक है। और सोमेश्वर का प्रारंभिक जीवन काल चालुक्य की राजधानी अनहिलवाड़ और अनहिलपाटन में बीता था। और कुमारपाल द्वारा सोमेश्वर का विवाह किसके द्वारा कराया, किसका कहाँ पर करवाया था? कर्पूरी देवी से करवाया गया था। कुमारपाल द्वारा सोमेश्वर का विवाह कर्पूरी देवी से करवाया गया था। और कर्पूरी देवी कहाँ की थी? त्रिपुरी एमपी की थी। कलचुरी वंश के राजा अजयपाल की पुत्री थी। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, सोमेश्वर ने अजमेर में अपनी एवं अपने पिता की मूर्ति स्थापित करवाकर नवीन मूर्तिकला को प्रोत्साहित किया था। किसने? सोमेश्वर ने क्या किया था? अजमेर में अपनी एवं अपने पिता की मूर्ति स्थापित करवाकर नवीन मूर्तिकला को प्रोत्साहित किया। 1177 में आबू के युद्ध में सोमेश्वर ने राव सलग जयत्र सिंह के परमार की सहायता की और भीमदेव चालुक्य ने सोमेश्वर की हत्या कर दी। 1177 में आबू के युद्ध में किसकी सहायता की थी? राव सलग मतलब जयत्र सिंह परमार की सहायता करने गए थे और भीमदेव चालुक्य जो था उसने सोमेश्वर की हत्या कर दी थी। और सोमेश्वर की उपाधि क्या थी? प्रताप लंकेश्वर। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम की दृष्टि से, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? पृथ्वीराज तृतीय। 1177 से 1192 तक इनकी समयावधि है। और जन्म कब हुआ था? 1167 ईस्वी में। कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1167 ईस्वी में अनहिलवाड़ गुजरात में। कहाँ पे? अनहिलवाड़ गुजरात में। इनके पिताजी का नाम क्या है? सोमेश्वर चौहान। और उनकी माता जी कर्पूर देवी। और इनका घोड़ा का नाम क्या है? नाट्यरंबा। क्या है? नाट्यरंबा है ये, नाट्यरंबा इनके घोड़े का नाम। नेक्स्ट हो जाएगा आपका चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। उपाधि है राय पिथौरा दलपुंगा, जो कि दलपुंगा का मतलब है विश्व विजेता। राज्याभिषेक है इनका कब हुआ था? 1177 में 11 वर्ष की आयु में। इनका राज्याभिषेक हुआ था 11 वर्ष की आयु में 1177 में। और इनका जन्म हुआ था 1167 में। संरक्षिका कौन थी? कर्पूरी देवी इनकी माँ ही थी। और राजस्थान की प्रथम संरक्षिका माना जाता है इसको, कर्पूरी देवी को। और दरबारी विद्वान कौन हुआ करते थे इनके? दरबारी विद्वान चंद बरदाई, जो कि पृथ्वीराज आसो की रचना की थी। और जयानक था पृथ्वीराज विजय की रचना की थी। आशाधर, जनार्दन, विश्वरूपन और कौन था? विद्यापति गौड़ और आगीश्वर, ये इनके दरबारी विद्वान थे। नेक्स्ट हो जाएगा आपका चौहान के काल में संत ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती गरीब नवाज, जो कि भारत आए थे और अजमेर में अपनी कर्मस्थली खानकाह बनाया। पृथ्वीराज चौहान के काल में कौन आया था? संत ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती आए थे और उन्होंने अपने अजमेर को कर्मस्थली बनाया। कहाँ बनाया मतलब स्थापत्य विकास हो जाएगा इनका। दिल्ली में पिथौरागढ़ का निर्माण कराया किसने? पृथ्वीराज तृतीय ने। और अजमेर में चामुंडा माता मंदिर का निर्माण कराया। नेक्स्ट हो जाएगा आपका पृथ्वीराज ने अजमेर में कला साहित्य विभाग की स्थापना की थी। पृथ्वीराज तृतीय ने क्या किया था? अजमेर में कला साहित्य विभाग की स्थापना की। और पद्मनाभ को अध्यक्ष नियुक्त किया। क्या? पद्मनाभ को अध्यक्ष नियुक्त किया था। और राजनीतिक जीवन में आपको देखा जाए तो नागार्जुन का दमन किया था 1178 में। कम उम्र में इसके शासक बनने की मतलब राज्याभिषेक होने की वजह से नागार्जुन ने क्या किया था? विद्रोह कर दिया था। इसके कारण उन्होंने नागार्जुन का दमन किया था 1178 में। बंडानक जाति का दमन किया। कब क्या था? 1182 में बंडानक जाति का दमन किया। और महोबा के संदलों का दमन भी किया 1182 ईस्वी में। और चौहान सालों के संघर्ष में 1184 से 1187 क्या जगह 1187। और तुर्कों से संघर्ष मतलब तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। और तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था आपका 1191 में। नेक्स्ट हो जाएगा आपका तुर्कों से संघर्ष। क्या हो जाएगा? तुर्कों से संघर्ष हो जाएगा, जो कि मोहम्मद गौरी गजनी से आकर पंजाब में बठिंडा दुर्ग, जो कि सर-ए-हिंद और सरहिंद के कहलाने वाले इस पर जो किला है मतलब उनका दुर्ग है, इस पर अधिकार कर लिया। और काजी जियाउद्दीन को दुर्ग रक्षक बनाया गया। काजी जियाउद्दीन को किसका बना दिया? दुर्ग रक्षक बना दिया गया। कहाँ पर? सरहिंद पर अधिकार करके। किसने? मोहम्मद गौरी ने। तो पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा बठिंडा दुर्ग स्वयं का अधिकार होने का दावा करते हुए मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के मध्य संघर्ष क्या हुआ? अनिवार्य हुआ। इसके कारण क्या हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के मध्य तीसरा युद्ध मतलब तराइन का प्रथम युद्ध के मध्य युद्ध का प्रबंध मतलब क्या हो गया? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के मध्य युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? मतलब कितने युद्ध? पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के मध्य युद्ध प्रबंध चिंतामणि के अनुसार 23 युद्ध हुए थे। और पृथ्वीराज रासो के अनुसार 21 युद्ध हुए थे। और ऐतिहासिक रूप से अपन 2 युद्ध को पढ़ते हैं खासकर। तराइन का प्रथम युद्ध है जो कि 1191 में हुआ था। और पृथ्वीराज तृतीय वर्सेस मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। दिल्ली का सामान जो कि गोविंद राज किसकी तरफ से था? अपने पृथ्वीराज तृतीय की तरफ से लड़ा था। और सेनापति चामुंड राय ने भी इसकी सहायता की थी। किसकी? पृथ्वीराज तृतीय की। और प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई थी। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई थी। और मोहम्मद गौरी को घायल कर दिया था। किसके द्वारा? गोविंद राज के द्वारा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका इस युद्ध में गोविंद राज द्वारा मोहम्मद गौरी को घायल कर दिया गया तथा गौरी की सेना युद्ध भूमि छोड़कर भाग गई थी। ठीक है, गौरी की जो सेना थी मोहम्मद गौरी ने अपने दुर्ग रक्षक को संधि प्रस्ताव लेकर पृथ्वीराज के पास वापस भेजा। ठीक है, इसको छोड़ दिया तो ये ज़्यादा मतलब
अपनी औकात दिखाकर वापस आया। ठीक है, तो कौन कौन आया था कि क्वीम उल मुल्क आया था और रुकनुद्दीन हमजा आया था। ठीक है, तो आगे क्या हुआ था, युद्ध में गोविंदराज द्वारा गौरी को घायल कर दिया गया और गौरी की सेना जो युद्ध भूमि छोड़कर भाग गई थी। ठीक है, जब फिर ये बच गया तो वापस इसके अपना तेवर वापस देखना नहीं आया। मोहम्मद गौरी अपने दुर्ग रक्षक को संधि प्रस्ताव लेकर वापस भेजा इसने पृथ्वीराज के पास। कौन कौन आया था, क्वीम क्वीम उल मुल्क और रुकनुद्दीन हमजा। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपको। तो पृथ्वीराज द्वारा संधि प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, तो फिर क्या हुआ, वापस सेकेंड युद्ध हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध। नेक्स्ट हो जाएगा आपका तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध में क्या हुआ, पृथ्वीराज तृतीय वर्सेस मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ। दिल्ली का सामन कौन था, गोविंदराज तो था, जालोर का सामन सिंह ने भी भाग लिया था और मेवाड़ का जो सामन सिंह था उसने भी भाग लिया था। तो गौरी की क्या हुई, इसमें गौरी की विजय हुई, किसकी, मोहम्मद गौरी की। तभी माना था पृथ्वीराज विजय, तो तराइन का द्वितीय युद्ध होता ही नहीं। तो इस युद्ध में सामुंड राय सेनापति ने भाग नहीं लिया। क्या, इस युद्ध में सामुंड राय सेनापति था, उसने भाग नहीं लिया। और इस युद्ध में गोविंदराज और सामन सिंह क्या हो गया, वीर गति को प्राप्त हुए। गोविंदराज और सामन सिंह दोनों क्या हो गए, वीर गति को प्राप्त हुए। और नेक्स्ट हो जाएगा आपका पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु सिरसा हरियाणा के निकट सरस्वती नामक स्थान पर हुई। पृथ्वीराज की जो मृत्यु हुई कहाँ हुई, सिरसा हरियाणा के निकट जो कि नामक स्थान पर प्राप्त मतलब हुई। और मिनहाज उद सिराज के अनुसार जो रचना है, मिनहाज उद सिराज की रचना तबका नासिर के अनुसार पृथ्वीराज की जो मृत्यु हुई युद्ध भूमि में हुई बताया जाता है। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है, मतलब इसकी मृत्यु कहाँ पर हुई। और इनका जो उनके जो विद्वान थे, मतलब दरबारी विद्वान थे, संत बरदई के अनुसार तो मोहम्मद गौरी की मोहम्मद गौरी क्या गया था, पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया और पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी, यूँ बताया जाता है संत बरदई के अनुसार। और पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद गोविंदराज कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन रहकर अजमेर का शासन संभालता है। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद क्या होता है, गोविंदराज होता है जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन रहकर अजमेर का शासन संभालता है। गोविंदराज कौन है बताओ, पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र, जिसका हरिराज द्वारा विद्रोह करने पर, मतलब इसका हरिराज द्वारा विद्रोह करवा दिया गया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने हरिराज के सेनापति जैतर की हत्या कर दी और फिर हरिराज ने आत्महत्या कर ली। ठीक है, डर के मारे क्या कर दी, हरिराज ने आत्महत्या कर दी। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर का प्रशासन मीर सैयद हुसैन किंगसवार को, मतलब मीरान शाह को सौंप दिया और गोविंदराज को रणथंभौर की जागीर प्रदान की। फिर गोविंदराज था वो रणथंभौर चला गया और रणथंभौर में इसका क्या, चौहान साम्राज्य की नींव रखी इसने 1194। गोविंदराज ने 1194 में रणथंभौर में चौहान साम्राज्य की नींव रखी। और आगे क्या था देखो, 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के समय 1206 में दिल्ली सल्तनत के समय स्थापना के समय रणथंभौर का शासक कौन था, गोविंदराज था। और रणथंभौर का शासक वीर नारायण इल्तुतमिश, मतलब गोविंदराज के बाद जो वीर नारायण जो इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। रणथंभौर का जब शासक कौन बना था, वीर नारायण बना था, इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। तो क्या हुआ आगे, तो 1226 में आगे क्या हुआ, 1226 में इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर आक्रमण किया और जिसे वीर नारायण द्वारा विफल कर दिया। ठीक है, और इल्तुतमिश ने वीर नारायण को दिल्ली बुलाकर फिर इसको मरवा दिया गया और रणथंभौर पर वापस अधिकार कर दिया, किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, और इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जो कि रणथंभौर पर आक्रमण किया था। इल्तुतमिश क्या था, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने रणथंभौर पर आक्रमण किया। इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है, इसके बाद बागभट्ट आता है जो कि रणथंभौर पर पुनः अधिकार कर लेता है। ये इंपॉर्टेंट है दोनों बातें। नेक्स्ट हो जाएगा आपका बागभट्ट के काल में रजिया सुल्तान। बागभट्ट जो मतलब रणथंभौर का जब शासक बना था, तो उसके काल में रजिया सुल्तान ने मलिक कुतुबुद्दीन के साथ और हसन गौरी के रणथंभौर अभियान पर भेजा, लेकिन यह असफल रहे। ठीक है, आक्रमण तो किया लेकिन यह असफल रहे। जैतर सिंह के काल में नसीरुद्दीन व बलबन ने जैतर सिंह के काल में नसीरुद्दीन बलबन का, मतलब नेक्स्ट हो जाएगा आपका जैतर सिंह के समय जैतर सिंह का जो काल था उस मतलब जब जैतर सिंह के समय नसीरुद्दीन बलबन ने रणथंभौर पर असफल आक्रमण किया। जब जैतर सिंह जब बना था शासक, तब नसीरुद्दीन और बलबन ने रणथंभौर पर असफल आक्रमण किया लेकिन विफल कर दिए, किसके द्वारा, जैतर सिंह के द्वारा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हमीर देव चौहान, जो कि इनका समय कितना रहता है, 1282 से 1301 तक ये शासक रहते हैं। चौहानों का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है इसको, आसीन शासक के रूप में इनकी उपाधि है। और पिता कौन था इनका, जैतर सिंह और जय सीमा के नाम से जाना था। 1250 से 1282 तक शासक रहे थे। इसके बाद उनके पुत्र हमीर देव चौहान गद्दी संभालते हैं। माता उनकी थी हिरादे और जो पत्नी थी रंगदे। कौन थी पत्नी इनकी, रंगदे। इनकी पत्नी का नाम था रंगदे और पुत्री थी देवलदे। पुत्री कौन थी, देवलदे पद्मला। और घोड़ा था उनका नाम, घोड़े का नाम बादल था, उपनाम था हट्टी शासक के रूप में जाना जाता था, इंपोर्टेंट है। और दरबार विद्वान कौन थे, विजयादित्य। और राघव देव इनका हमीर जी का गुरुदेव था, मतलब गुरु था। हमीर का गुरु कौन था, राघव देव। स्थापत्य विकास में देखा जाए तो 32 खंभों की छतरी का निर्माण करा था उन्होंने। न्याय की छतरी के रूप में जाना जाता है। पिता जैतर सिंह की 32 वर्षों के शासनकाल की स्मृति में बनाया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हमीर देव ने दिग्विजय नीति का प्रयोग करते हुए प्रमुख 3 शासकों, हमीर देव ने दिग्विजय नीति का प्रयोग करते हुए प्रमुख 3 शासक को पराजित किया था। किसको, बिमरस यूपी के अर्जुन को और मालवा एमपी का परमार बोझ, मेवाड़ का समर सिंह को, इनको पराजित किया था दिग्विजय नीति का प्रयोग करते हुए। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हमीर देव ने अपने जीवन काल में 16 युद्ध का विजय प्राप्त की थी। हमीर देव ने अपने जीवन काल में 16 युद्ध
में क्या की थी, विजय प्राप्त की थी और 1288 में दिग्विजय नीति को समाप्त कर कटी योजन यज्ञ कोटि यज्ञ का आयोजन करवाया, जिसका मुख्य पुरोहित कौन था, विश्वरूपन। इंपोर्टेंट है। और नेक्स्ट हो जाएगा आपका, हमीर देव के काल में दिल्ली सल्तनत के दो सुल्तानों ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। हमीर देव के काल में आपका, हमीर देव काल में दिल्ली सल्तनत के दो सुल्तानों ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। किसने, जलालुद्दीन खिलजी। रणथंभौर आक्रमण 1290 1290, ठीक है। तो एक तो पहला ये हो जाएगा। जलालुद्दीन खिलजी के सेनानायक कौन थे, काम हो जाएगा KAM, ठीक है। के से मतलब कर कुर्बेक आलम, और ए से मतलब हो जाएगा आपका अहमद सरजिन, और AM से हो जाएगा आपका मलिक खुर्रम। तीनों ने मतलब ये सेनानायक थे किसके, जलालुद्दीन खिलजी। सर्वप्रथम सेना ने जैन दुर्गों पर अधिकार कर लिया, जिसकी रक्षा करते हुए गुरदास सैनी वीर गति को प्राप्त हुए। और नेक्स्ट हो जाएगा आपका, जैन दुर्ग को बोलते हैं रणथंभौर की कुंजी। जैन दुर्ग को बोलते हैं रणथंभौर की कुंजी। जैन दुर्ग जो शान का दुर्ग भी बोलते हैं, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता था। और जेके की सेना मतलब जलालुद्दीन खिलजी की सेना द्वारा जैन दुर्ग पर अधिकार करने के बाद लगभग 10 माह तक मतलब 10 माह तक रणथंभौर दुर्ग का घेराव किया। किसने, जलालुद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, रणथंभौर पर सफलता नहीं मिलने पर, रणथंभौर पर सफलता नहीं मिलने पर जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी सेना को घेराबंदी हटाने का आदेश दिया। और जलालुद्दीन के सलाहकार कौन थे, मलिक अहमद साहब द्वारा घेराबंदी ना हटाने की सलाह दी। और जोर से मतलब उन्होंने, जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। जब मतलब अपनी औकात पता चल गई तो क्या बोल रहा है ये, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, ठीक है। जिसको पता है हराना संभव नहीं है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, जलालुद्दीन के खिलजी असफलता का उल्लेख कहाँ मिलता है, कौन से ग्रंथ में मिलता है, जलालुद्दीन खिलजी के असफलता का उल्लेख इसके जो दरबारी विद्वान थे, बरनी और अमीर खुसरो, तो तारीख है फिरोज शाही में मिलता है और मिफ्ता उल फतू में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, सेकंड आक्रमण किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रमुख कारण क्या था आक्रमण करने का, हमीर देव चौहान के द्वारा खिलजी के जो विद्रोही थे, हमीर देव चौहान के द्वारा जो खिलजी के विद्रोही था, मोहम्मद शाह और फहेबरू को शरण देना। और चंद्रशेखर की रचना हमीर हट के अनुसार क्या था, मोहम्मद शाह को एक के मतलब अलाउद्दीन खिलजी की सिमना बेगम से प्यार करता था, इसलिए इसने शरण कहाँ पे दी थी, हमीर देव चौहान के पास, ठीक है। और हमीर देव ने मोहम्मद शाह को जगाना की जागीर प्रदान की थी। इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, 1299 में खिलजी की शाही सेना पर रणथंभौर अभियान पर भेजा था। 1299 में क्या किया था, 1299 में खिलजी ने शाही सेना को रणथंभौर अभियान पर भेजा। और एक के सेनानायक कौन थे, उल्गू खां, नुसरत खां और अलब खां, ठीक है। उल्गू खां, नुसरत खां, अलब खां इसके अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायक थे। इनके साथ अब मतलब रणथंभौर पर अभियान भेजा था। और प्रारंभिक आक्रमण के में शाही सेना के द्वारा रणथंभौर की कुंजी कहने वाले जैन दुर्ग पर क्या किया था, अधिकार कर लिया। किसने, उल्गू खां, नुसरत खां और अलब खां ने प्रारंभिक मतलब आक्रमण के समय रणथंभौर की जो कुंजी कहने वाले जैन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। और हमीर महाकाव्य के अनुसार हमीर देव मुनि व्रत में व्यस्त था, अतः इसने अपने दो सेनानायक शाही सेना के विरुद्ध भेजे, भीम सिंह और धर्म सिंह को। भीम सिंह की तो वीरगति प्राप्त हो गए, और धर्म सिंह जो बच गए थे। प्रारंभिक युद्ध में हमीर देव की सेना विजय हुई, लेकिन प्रारंभिक युद्ध में क्या हुआ, हमीर देव की सेना विजय हुई, लेकिन वापस लौटती राजपूत सेना पर अलग खां द्वारा आक्रमण कर दिया गया और भीम सिंह की वीर गति प्राप्त हो गए। और हमीर देव ने भीम सिंह की मृत्यु का कारण जिम्मेदार किसको बताया, धर्म सिंह को बताया। और इसको धर्म सिंह को मानकर इसे अंधा करवा दिया गया और धर्म सिंह के स्थान पर इसके भाई भोज को नियुक्त कर दिया, ठीक है, सेनानायक। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, एक की अलाउद्दीन खिलजी की अलग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में पुनः रणथंभौर अभियान भेजा, जिसमें प्रारंभिक संघर्ष में नुसरत खां की मृत्यु हो गई थी। एक ने उल्गू खां और नुसरत खां को नेतृत्व में पुनः वापस रणथंभौर अभियान भेजा, इसमें प्रारंभिक संघर्ष में नुसरत खां की क्या होगी, मृत्यु होगी, मतलब मार गिरा। नुसरत खां की मृत्यु का समाचार सुनकर नुसरत खां की मृत्यु का समाचार सुनकर एक के मतलब अलाउद्दीन खिलजी विशाल सेना लेकर रणथंभौर अभियान पर आता है और फिर युद्ध करता है इसके साथ, हमीर देव चौहान के साथ। तो 11 जुलाई 1301 में एक का रणथंभौर आक्रमण होता है। 11 जुलाई 1301 इंपॉर्टेंट है ये डेट भी, और एक ही कहा रणथंभौर आक्रमण भी। तो हमीर देव के नेतृत्व में क्या होता है, केसरिया होता है, और रानी रंगदेव के नेतृत्व में जौहर होता है। और देवल देव जो उनकी पुत्री थी, पद्मनाथ तालाब में जल जौहर कर देती है। राजस्थान का प्रथम शाखा माना जाता है, इसको रणथंभौर मतलब शाखा क्या होता है, राजस्थान का पहला शाखा होता है यहाँ पे 1301 में, 11 जुलाई 1301। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, इस युद्ध में हमीर देव के सेनापति थे। इस युद्ध में हमीर देव के जो सेनापति थे रायमल, रतिपाल और इसके रसद अधिकारी जो कौन था, सुरजन शाह, एक के साथ मिलकर क्या किया, उन्होंने विश्वासघात किया, ठीक है। एक के साथ मिल गए और उनके साथ विश्वासघात किया अमीर देव के साथ। अमीर खुसरो ने इस दुर्ग के भोजन की कमी पर क्या था, ये इंपोर्टेंट है दोनों लाइनें। अमीर खुसरो ने दुर्ग में भोजन की जब मतलब भोजन समाप्त हो गया, दुर्ग के अंदर खाने की चीज़ें खत्म हो गई, तो सोने के 2 दानों के बदले मतलब एक सोने के 2 दानों के बदले चावल का एक दाना नसीब नहीं हुआ। किसने बोला, अमीर खुसरो ने। और खिलजी का दुर्ग पर अधिकार होने पर क्या बोला था, अमीर खुसरो ने कहा कि आज ऊपर का यह गढ़ इस्लाम का घर हो गया। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, हमीर देव के स्रोत कहाँ से मिलते हैं, हमीर देव के स्रोत मिलते हैं आपके हमीर महाकाव्य में। किसमें मिलते हैं, हमीर महाकाव्य में नैनचंद सूरी ने लिखा था, मतलब इनकी किसने लिखा था,
नयनचंद चूरी ने, हमीर महाकाव्य। और हमीर रासो किसने लिखा था? जोधराज ने। और हमीर हट सृजन सरित चंद्रशेखर के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करते रहें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।